पहाड़ों पर कुदरत की मार जारी है। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बादल फटने से कोहराम मच गया। घटना में एक महिला की मौत हुई है। इन सब के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। देखिए ये लेटेस्ट अपडेट। बादल फटने से भीषण तबाही, पलक झपकते ही चारों ओर सैलाब का प्रहार। पानी का ऐसा रौद्र रूप जो सब कुछ तबाह करने के लिए आया है, सब कुछ अपने साथ बहाकर ले जाने के लिए बेकरार दिखा। दहाड़ मारता पानी यहाँ त्रासदी लेकर आया। ये पहाड़ों में आसमानी प्रहार से आए सैलाब का मंजर है। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बादल फटने से तबाही मच गई। बादल फटने से लाहौल स्पीति में देखते ही देखते कई घर बह गए। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा इलाके में बादल फटने से अचानक संगम नाले के पास सैलाब आ गया। बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड की वजह से कई सड़कें बंद हैं, जिसकी वजह से यातायात बिल्कुल ठप है। सड़कें बंद होने से रेस्क्यू टीम को मौके पर पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बादल फटने की घटनाओं के बाद नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। अचानक आए सैलाब में एक महिला बह गई। चारों तरफ चीख पुकार और चीत्कार देखी गई। तो अब लोगों को खाने पीने के सामान की भी भारी दिक्कत हो रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश के समेज गांव में अब सेना ने रेस्क्यू की कमान संभाल ली है, तो कुल्लू में भी राहत और बचाव का काम जारी है। देखिए बादल फटने के बाद आई त्रासदी का पूरा अपडेट। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से रामपुर की हैं। बादल फटने से इस इलाके में कोहराम मचा हुआ है। तो रामपुर के समेज में सेना की तरफ से बचाव और राहत कार्य जारी है। इस दौरान सेना ने एक अस्थायी पुल का निर्माण भी किया है, ताकि राहत और बचाव कार्य में आसानी हो सके और लोगों की दिक्कतें कम हो सके। तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी बादल फटने के बाद भारी तबाही हुई है। ड्रोन की मदद से लापता लोगों की तलाश की जा रही है। बादल फटने से कुल्लू मनाली राजमार्ग के कुछ हिस्से बह गए थे, जिसके बाद से काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड की वजह से कई सड़कें बंद हैं, जिसकी वजह से यातायात बिल्कुल ठप है। सड़कें बंद होने से रेस्क्यू टीम को मौके पर पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में जगह जगह बादल फटने की घटनाओं के बाद नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और हर तरफ सैलाब का भयावह मंजर है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 6 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद राज्य की 115 सड़कों पर यातायात को बंद कर दिया गया है। और उत्तराखंड में बादलों की वजह से आपदा आई है। त्रासदी के बीच केदारनाथ और रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड की वजह से अभी भी सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। देखिए ये अपडेट। तस्वीरें उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में आए मुश्किलों के सैलाब की है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। रुद्रप्रयाग में फंसे यात्रियों को कड़ी मशक्कत से सुरक्षित निकाला जा रहा है। रास्ता इतना खतरनाक और जोखिम भरा है कि जरा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं है। छोटी से छोटी चूक भी भारी नुकसान की वजह बन सकती है। देखिए कितने खतरनाक रास्तों से होकर यात्री सुरक्षित ठिकानों की तरफ जा रहे हैं। यात्रियों की लंबी कतार है और यहाँ पे निकलने का बस यही एक रास्ता है। बादल फटने के बाद आई तबाही ने सभी रास्तों को बंद कर दिया है। चारों तरफ पहाड़ से गिरा मलबा बिखरा हुआ है। कदम कदम पर खतरा है, फिर भी इस खतरनाक रास्ते को पार करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ऊपर पहाड़ी से पानी का तेज झरना बह रहा है और उसी रास्ते से होकर यात्री आगे जा रहे हैं। जगह जगह रेस्क्यू टीम के जवान मौजूद हैं। वो यात्रियों के जोखिम भरे रास्ते को पार करने में मदद कर रहे हैं। नंगे पैर डंडे की मदद से यात्री धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। यात्री जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, उस रास्ते पर बादल फटने से आई तबाही के निशान जगह जगह मौजूद हैं। राजस्थान के अजमेर में पहाड़ के दरकने की तस्वीरों ने लोगों को डरा दिया है। मलबा गिरने की वजह से रास्ता भी बाधित हो गया है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पहाड़ के भरभरा कर ढहने की ये तस्वीरें राजस्थान के अजमेर से सामने आई है, जहां हुई तेज बारिश की वजह से किशनगढ़ के राजा रेड्डी इलाके में अरावली पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। पहाड़ का ऊपरी हिस्सा ढहने से इलाके के लोगों में दहशत फैल गई। बारिश के चलते मार्बल औद्योगिक क्षेत्र के रास्ते और कॉलोनियां पूरी तरह से पानी में डूब गई हैं। किशनगढ़ में मूसलाधार बारिश से शहर के निचले इलाके डूब गए हैं। पुराना बस स्टैंड के पास से सड़क पर बारिश का पानी भर गया। बरसात के दौरान NH8 और मेगा हाईवे पर यातायात भी बाधित हुआ।
पहाड़ के दरकने से डरे हुए स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि लंबे समय से इस इलाके में अवैध खनन की गतिविधियां जारी हैं, जिसके चलते ये पहाड़ इस तरह से ढहा है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक राजस्थान में 4 से 6 अगस्त के बीच जोधपुर, अजमेर, जयपुर, बीकानेर संभाग में भारी बारिश होने की संभावना है। राजस्थान में जारी बारिश में फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। और पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में मौसम की मार पड़ रही है। झारखंड की राजधानी रांची में भारी बारिश के बाद निचले इलाकों में 3 फीट तक पानी भर गया। ये झारखंड की राजधानी रांची की तस्वीरें हैं। सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि गाड़ियों की जगह एनडीआरएफ की बोट ने ले ली है। भारी बारिश के बाद पूरा इलाका जलमग्न है। बेसमेंट में लोगों ने पार्किंग एरिया बना रखा था, उस पर भी पानी भर गया। मूसलाधार बारिश से निचले इलाके में रहने वाले लोगों की जान आफत में आ गई। उनकी मदद के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स की टीम भी राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे एनडीआरएफ की टीम लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जा रही है। सड़कों पर 3 फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में झारखंड के कई जिलों में बारिश होगी। विभाग ने रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य से सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद करने के लिए कहा गया है। पलामू संभाग का इलाका है और उससे सटा हुआ जो पश्चिमी इलाका है, हजारीबाग इलाका है, तो वहाँ पे आपको आज अति भारी बारिश, एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने के भी चांसेस हैं। अगर जिलेवार बोला जाए तो गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, तो इन इलाकों में आपको अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है। गुजरात के वलसाड से भी बारिश के कहर की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां वापी रेलवे स्टेशन के पास अंडरपास में पानी भर गया। तस्वीरें गुजरात के वलसाड के वापी की हैं, जहां भारी बारिश की वजह से हर ओर पानी ही पानी दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों में हुई भारी बारिश ने कई जगहों पर जलभराव और बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि भारी बारिश के कारण वापी रेलवे स्टेशन इलाके और रेलवे अंडरपास में पानी भर गया है, जिसकी वजह से दोनों ओर से आवाजाही ठप हो गई है। लेकिन जरूरी काम से निकलते लोगों को पानी के बीच से ही गुजरना पड़ रहा है। बारिश का पानी घरों में भी घुस गया है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के कई इलाकों में अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना जताई जा रही है। आईएमडी ने बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर, छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच, डांग और तापी सहित कच्छ में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इससे पहले मूसलाधार बारिश के चलते गुजरात के नवसारी जिले में गंभीर जलभराव हुआ था, जिसमें हजारों लोग फंस गए थे। एनडीआरएफ ने नवसारी के प्रभावित इलाकों से लोगों को बचाया और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। वहीं मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में भारी बारिश की वजह से कई जिलों में हालात खराब हैं। तस्वीरें डिंडोरी जिले से सामने आई है, जहां भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। अमरपुर इलाके में हो रही जोरदार बारिश से खरमेर नदी में बाढ़ आ गई है। पुल के करीब 3 फीट ऊपर बाढ़ का पानी बह रहा है। उफनती नदी को पार करने के लिए ग्रामीण जान जोखिम में डाल रहे हैं। प्रशासन की अपील का लोगों पर कोई असर नहीं होता दिख रहा है। रायसेन जिले में भी सैलाब की डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। जिले में लगातार 2 दिन से हो रही तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। पिपलई गांव को जोड़ने वाली नदी के पुल पर पानी आने की वजह से बड़ा हादसा हो गया। पुल को पार करते समय 2 युवक बह गए, जिसमें से एक को मौके पर मौजूद लोगों ने बचा लिया। राज्य के कई जिलों में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए भारी बारिश की संभावना जताई है और रेड अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने तेज बारिश के साथ आंधी और आकाश से बिजली गिरने को लेकर भी चेतावनी जारी की है। और बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या गैंगरेप केस में बड़ी कार्रवाई हो रही है। आरोपी मोहित खान की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला है। आरोपी मोहित खान के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। आरोपी मोहित खान की बेकरी भी सील कर दी गई है। तो आरोपी के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। ये जो अवैध कब्जा रहा, इस पर बुलडोजर चलाया गया है। बड़ी कार्रवाई है प्रशासन की। अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला है। इसके अलावा जो बेकरी रही उसे भी सील कर दिया गया है। मोहित खान की जो बेकरी है, इस दुकान को भी सील कर दिया गया है और साथ में संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया है।
ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और इस मामले में प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। बुलडोजर वाला एक्शन देखने को मिल रहा है। आरोपी मोहित खान की संपत्ति पर बुलडोजर से कार्रवाई हो रही है। इस पूरी आप देख रहे हैं कि पूरी बिल्डिंग को ही ध्वस्त कर दिया गया। यह अवैध बिल्डिंग बताई जा रही है, अवैध बताई जा रही संपत्ति मोहित खान की, और इसी पर ही बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। जो बेकरी बताई जा रही थी, इस बेकरी पर भी कार्रवाई हुई है, इसे सील कर दिया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या गैंगरेप केस का ये मामला तूल पकड़ रहा है और इस पूरे मामले पर प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई हो रही है। शिकंजा कसा जा रहा है आरोपी की अवैध संपत्ति पर, आरोपी पर बड़ा शिकंजा। और देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम कि अब आक्रोश जो है वो सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है इस दरिंदगी के खिलाफ। आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है, आरोपी की बेकरी को सील कर दिया गया है। जब ये कार्रवाई हुई थी उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और जो दरिंदगी हुई है, अयोध्या गैंगरेप केस जो सामने आया, इसको लेकर लोगों में बहुत आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है और पुतला तक फूंका गया है। और रेप के मामलों पर अखिलेश यादव का बयान, आरोपियों का डीएनए टेस्ट कराया जाए। अखिलेश यादव ने कहा सिर्फ आरोप लगाकर सियासत न की जाए, दोषी को कानून के हिसाब से सजा दी जाए। डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे निकले पर जिम्मेदार अफसर न बख्शे जाए। तो इस मामले पर देखिए अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। रेप के मामलों पर अखिलेश यादव का बयान, आरोपियों का डीएनए टेस्ट कराने की उन्होंने बात कही है। सिर्फ आरोप लगाकर सियासत न की जाए और दोषी को कानून के हिसाब से सजा दी जाए। ये एक्स पर पोस्ट किया है उन्होंने और इस पूरे मामले पर अपनी बात कही है। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या गैंगरेप पीड़ित से मिलकर राज्य सरकार के मंत्री संजय निषाद रो पड़े। संजय निषाद ने कहा है कि आरोपी समाजवादी पार्टी से जुड़ा है, इसलिए वो पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए एसपी ऑफिस के बाहर धरना तक देंगे। आंखों में आंसू, दिल में पीड़ा, भावुक दलीलें। आज अयोध्या गैंगरेप पीड़ित से मिलकर योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद रो पड़े। अयोध्या जाकर मंत्री संजय निषाद ने पीड़ित से मुलाकात की। इसके बाद संजय निषाद ने कहा कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर धरना देंगे। जिस दिन पता चला उसी दिन से खड़े हैं और अंतिम तक जब तक उसे फांसी पर नहीं लटका देंगे तब तक डॉक्टर संजय उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ नहीं दे और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें। अयोध्या गैंगरेप केस में बड़ी कार्रवाई भी हुई। आरोपी मोहित खान की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन हुआ। आरोपी मोहित खान के घर पर बुलडोजर से तोड़फोड़ की गई तो उसकी बेकरी को भी सील कर दिया गया। और अगली खबर कोलकाता से है। कोलकाता में भारी बारिश हो रही है। कोलकाता एयरपोर्ट पर पानी भर गया है। रनवे पर पानी भरने से उड़ानें प्रभावित हुई। ये देखिए तस्वीरें सामने आई हैं, लबालब रनवे पानी से भरा हुआ है और ये तस्वीरें बता रही है कि ज़बरदस्त बारिश हुई है। कोलकाता में बारिश का सिलसिला अब भी थमा नहीं है और पानी इतना ज़्यादा भर गया है कि आवाजाही जो है उड़ानों की उस पर प्रभाव पड़ा है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ रनवे पर पानी भरा है, अंदर का जो परिसर है एयरपोर्ट का वो भी डूबा हुआ नजर आ रहा है और बाहर भी पानी ही पानी है। रात भर बारिश और उसके जेर में जल भरा हो पड़ा एयरपोर्ट और उसके जो आसपास के इलाका है वही जगह। हम उस जगह पे हैं जहां पर हम देख सकते हैं जो गाड़ियां हैं वो बिल्कुल जल भरे के कारण यहां से बहुत जल्दी नहीं जा पा रहे हैं। ट्रैफिक जैम भी है। बहुत सारे 2 व्हीलर ऐसे हैं जिनको जो हम अभी देख रहे हैं खराब हो गया जल की वजह से और बहुत सारे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर को खींचकर ले जाना पड़ा।
आखिर क्यों ऐसा सिचुएशन हो गया, ये तो बोल रहे हैं यहाँ के जो म्यूनिसिपैलिटी है, उनके दावी है कि जिस तरह से इतना बारिश हुआ उस जेर से ही इतना जल भरा सिचुएशन है। लेकिन ये भी एलिगेशन है कि यहाँ पे जो इल्लीगल बिल्डिंग होते जा रहे हैं उसके वजह से आसपास का जो इलाका है वहाँ पे कोई खाली जगह नहीं है, कोई फंड वगैरह नहीं है, और इसलिए सारे के सारे पानी इस तरह मेन रोड पे आ चुके, और इसलिए जो दिक्कतें हैं वो आम आदमी को झेलना पड़ रहा है। वायनाड में लैंडस्लाइड के बाद पिछले 5 दिन से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। केरल के वायनाड में आए भीषण लैंडस्लाइड के बाद से ही राहत बचाव कार्य जारी है। मलबे के नीचे से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ से लेकर सेना के जवान लोगों को बचाने के काम में जुटे हुए हैं। सेना के मुताबिक स्थानीय लोग तलाशी अभियान में सहयोग कर रहे हैं। अलग अलग एरिया सर्च कर रहे हैं। कल जहां नहीं मिला उस एरिया को हमने जो है दोबारा से एक बार सर्च करके थोड़ी देर फिर जो है नेक्स्ट जगह जाएंगे हम लोग। लोकल जो है ऑब्वियसली लोकल हमारे लिए जो है सपोर्ट है, क्योंकि हम लोग नए हैं, हम लोग दूसरी जगह से आए। लोकल ही हमें बता पाएंगे कि घर कहाँ कहाँ था। मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार मोहनलाल ने भी वायनाड के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र मुंडकई का दौरा किया, जहां उन्होंने हालात का जायजा लिया। मोहनलाल टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात हैं। वायनाड में धार्मिक संगठनों ने बलि तर्पणम अनुष्ठान का आयोजन किया और भूस्खलन में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। वायनाड में लैंडस्लाइड की वजह से मुंडकई, चूरलमाला और नूल पूजा इलाकों में तबाही हुई थी। और पूरे देश के लिए खुशी की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि मनु भाकर ने एक और मेडल जीत लिया है। 25 मीटर पिस्टल इवेंट में मुकाबला जारी है और 25 मीटर पिस्टल में इस मुकाबले के दौरान उन्होंने तीसरा मेडल, ऐतिहासिक रूप से इस मेडल के बेहद करीब है। और 25 मीटर पिस्टल में अभी मुकाबला जारी है। ये एक बड़ी खबर आ रही है, इस खबर पर रहेगी अपडेट। इससे पहले वो 2 मेडल जीत चुकी हैं। और सुमंत हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद है। सुमंत, बहुत बड़ी खबर और भारत के लिए बहुत सुखद खबर है ये। 2 मुकाबले पहले जीत चुकी हैं, तीसरे मुकाबले पर पूरे देश की निगाह मनु भाकर पर है। किस तरह का माहौल, क्या कह रहे हैं लोग वहां पर? बिल्कुल, देखिए विपिन, इस वक्त मैं मनु फरीदाबाद की जिस सोसाइटी में रहती हैं वही मैं मौजूद हूं। उनके पेरेंट्स घर में जो है ये इवेंट देख रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि सोसाइटी में जो थिएटर है वहां पे किस तरह से एक सेलिब्रेशन का माहौल है। तमाम लोग यहाँ पे बड़ी तादाद में इकट्ठा हो गए हैं और बढ़िया से एक स्क्रीन लगाया गया है विपिन, और उस स्क्रीन पे सब मनु का मुकाबला देख रहे हैं। और जैसे जैसे मनु पदक के करीब आती जा रही हैं, इन लोगों का एक्साइटमेंट भी बढ़ता जा रहा है। क्या उम्मीदें हैं मनु से? जीत की हैट्रिक लगेगी? बिल्कुल बिल्कुल 100%, कोई डाउट ही नहीं। आप देखना, अभी 15 मिनट में रिजल्ट है, पक्का पक्का गोल्ड। क्या कहेंगी आप? We are expecting for gold. हम चाहते हैं gold आए and this will be our 3rd medal. So we are very excited. She has made India proud. It's a very big moment for all of us. We are very excited. इस तरह से 2 मेडल जीती है। मैम थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा आगे आ जाए। तो क्या तीसरे मेडल की भी उम्मीद लग रही है? बिल्कुल बिल्कुल, हैट्रिक होगी with gold. With gold. With gold. देख सकते हैं विपिन, क्या कहेंगे आप? छोटी सी फैन भी आई है मनु दीदी की। कितने एक्साइटेड हैं आप लोग? मैं देख रहा हूं कि पूरी सोसाइटी के लोग इकट्ठे हो गए हैं थिएटर में, सब चीयर्स कर रहे हैं जैसे जैसे मनु मेडल के करीब पहुंचती जा रही है। बहुत एक्साइटमेंट है। आप ये मान लो दिवाली आ गई है अगस्त के महीने में इस सोसाइटी के लिए। तो कुछ बच्चे भी है विपिन, जल्दी से ये बताइए आप लोग कितने एक्साइटेड हैं? बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। इट्स वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। इतना प्राउड मोमेंट है, इंडिया के लिए गोल्ड तो आना ही चाहिए इस बार। गोल्ड आना चाहिए, गोल्ड की उम्मीद है। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग हैं तमाम लोग चीयर्स करते हुए नजर आ रहे हैं और सबको उम्मीदें हैं कि जो जीत की कहे कि मेडल की जो महा हैट्रिक है वो मनु जरूर लगाएंगी। ऐतिहासिक उपलब्धि के दहलीज पे खड़ी है मनु। 2 मेडल पहले ही जीत चुकी हैं और तीसरे मेडल की भी बहुत उम्मीदें हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से उनके घर के आसपास रहने वाले लोग, उनके पड़ोस में रहने वाले लोग, उनके रिश्तेदार किस तरह से एक्साइटेड हैं। बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी लोग लगातार, आप देखिए ये किस तरह से चीयर्स। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि तस्वीरें दिखाते रहें। लगातार लोग
लोगों को पूरी उम्मीद है विपिन कि आज इतिहास रचा जाएगा। मनु जीत की जो मेडल की जो हैट्रिक है वो जरूर लगाएंगी और हर एक कदम के साथ जैसे जैसे वो मेडल के करीब पहुंचती जा रही है वैसे वैसे आप देखिए कि जिस सोसाइटी में वो रहती हैं उस सोसाइटी के थिएटर में किस तरह का माहौल, यहाँ पे साफ तौर लोग तालियां बजाते हुए नजर आ रहे हैं, चीयर्स करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये लाइव ये लोग स्टेडियम में देख रहे हो बैठ के, उस तरह का माहौल और उस तरह से लोग अपनी भावनाओं का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप मैम, क्या कहेंगे किस तरह से अब जिस तरह से अब उम्मीदें बढ़ती जा रही है, लगातार मेडल के करीब पहुंचती जा रही है? यस, हम थर्ड मेडल एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड हम एक ग्रैंड वेलकम प्लान कर रहे हैं मन्नू के लिए अपनी सोसाइटी में। सो वी आर प्लानिंग अ बिग वेलकम फॉर हर। वी आर जस्ट बात करें, आप कह रही हैं कि जब मनु लौटेंगी तो ग्रैंड वेलकम की भी तैयारी है सोसाइटी में? यस, वी आर प्लानिंग अ बिग वेलकम फॉर हर इन द सोसाइटी। वी ऑल अभी से सोसाइटी में जो लोग जो रहते हैं मनु के आस पड़ोस में, ये तमाम लोग जो है अभी से सेलिब्रेशन यानी वो जब वापस लौटेंगी उनके ग्रैंड सेलिब्रेशन की तैयारी में भी अभी से जुट गई हैं। और आप देखिए कि किस तरह से बच्चे भी कुछ उनसे जी जी बिल्कुल देखिए ये तस्वीर क्या अच्छा मनु के साथ जो हाँ जी देखिए एक बच्चा तस्वीर दिखा रहा है जो उन्होंने मनु के साथ लिया। आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस तरह क्या उम्मीदें हैं आज? डेफिनेटली गोल्ड सिल्वर तो आएगा ही आएगा। गोल्ड तो अब नहीं आ सकता, अब सिल्वर तो शायद एलिमिनेट हो गया है। एलिमिनेट हो गया। बिल्कुल सुमंत, तो जोश और जुनून दोनों बहुत ज्यादा ऊपर है, लोग बहुत एक्साइटेड हैं और मनु भाकर एक और मेडल के बहुत ज्यादा करीब है। इससे पहले वो दो ब्रॉन्ज जीत चुकी थी और चौथे नंबर पर रही। 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में उन्हें चौथा स्थान हासिल हुआ है। बहुत ज्यादा उम्मीदें थी और ये उम्मीद जताई गई थी कि आज मनु ओलंपिक में हैट्रिक लगा देंगी, लेकिन 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में उनको चौथा स्थान मिला। इससे पहले उन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते और उसके बाद आज बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर शिवेंद्र सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शिवेंद्र जी, मुकाबला बहुत कड़ा रहा और बहुत करीब रही मनु, और आज जो उम्मीदें थी उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? हालांकि चौथा स्थान उनको मिला है। तो शिवेंद्र सिंह का रुख करेंगे, लेकिन चौथे नंबर पर रही मनु भाकर और एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय शूटर हैं वो। और इससे पहले उन्होंने सिंगल मुकाबले में ब्रॉन्ज जीता था, फिर अपने साथी सरबजोत सिंह के साथ उस मुकाबले में भी ब्रॉन्ज जीता और आज 25 मीटर का मुकाबला था जिसमें गोल्ड की संभावना थी और ये जताया गया था कि आज जीत की हैट्रिक लगाएंगे। लेकिन बेहद कड़े मुकाबले में बहुत करीब रहा मुकाबला और 28 पॉइंट के साथ मनु भाकर 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में चौथे नंबर पर रहे। शिवेंद्र सिंह एक बार उनका रुख करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पूरे भारत को उम्मीदें थी और जिस सोसाइटी में रहती थी वहां से भी हमने आपको उन लोगों से बात करवाई जो उनके घर के आसपास लगते हैं, जो उनके घर के करीब रहते हैं, परिवार के लोगों से बात कराई। आगे बढ़ते हैं खबरों में। आईआईटी रुड़की के हेड प्रोफेसर एमएल शर्मा ने दावा किया है कि हिमालय क्षेत्र में जल्द ही बड़ा भूकंप आने वाला है और इससे बचाव के लिए उन्होंने सभी जरूरी जगहों पर वार्निंग सिस्टम लगाने का सुझाव दिया है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हाल में आए लैंडस्लाइड के बीच हल्के भूकंप की खबरें भी सामने आई हैं, लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो कुदरत का ये संकेत बड़ी तबाही की ओर इशारा कर रहा है। आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर एमएल शर्मा का दावा है कि हिमालय क्षेत्र में बड़ा भूकंप आ सकता है। प्राइमरी वेव्स को देखकर वो वार्निंग दे देता है, उसके कुछ सेकंड के बाद डैमेजिंग वेव्स जो एस वेव्स होती हैं वो आती हैं। इतनी देर में हमारे बच्चे स्कूल से बाहर आ जाए। प्रोफेसर शर्मा ने यह दावा वार्निंग सिस्टम से मिल रहे संकेतों के हवाले से दिया है। सिस्टम के संकेतों ने वैज्ञानिकों के भी होश उड़ा दिए हैं। करीब 8 से 9 की तीव्रता वाले भूकंप से जान माल की रक्षा के लिए ऐसे वार्निंग सिस्टम को जरूरी जगहों पर लगाने का सुझाव दिया गया है। ऐसा नहीं है कि अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए नहीं, सारे मेट्रोज में लगाने जरूरी है, सारे हॉस्पिटल्स में लगाने जरूरी है। तो ये वहाँ कुछ जगह लगे हुए हैं, कुछ जगह नहीं लगे। हमें जल्दी से जल्दी इनको अपनाना चाहिए। बताया जाता है कि ये वार्निंग मशीन भूकंप से पहले ही संकेत दे देता है, जिससे इतना वक्त मिल जाता है कि लोग सुरक्षित जगहों पर निकल सके। और अरब वर्ल्ड में प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। सऊदी अरब में आई भीषण बाढ़ की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। देखिए ये रिपोर्ट।
हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। गाड़ियां बह रही हैं, मकान सैलाब में डूब गए हैं, लोग जान बचाने के लिए घर छोड़कर जा रहे हैं। सऊदी अरब से आई एक एक तस्वीर चौंकाने वाली है। दक्षिण पश्चिम सऊदी अरब में पहले जोरदार बारिश हुई और उसके बाद हर तरफ तबाही मच गई। सऊदी अरब के जीजान प्रांत में बाढ़ ने सबसे ज्यादा कहर ढाया। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है। सैलाब सड़कों को काटकर अपना रास्ता बना रहा है। ताकतवर लहरों ने छोटे छोटे घरों को उनकी नींव से अलग कर दिया है। पूरे जीजान प्रांत में बाढ़ से परेशान लोग लहरों से जंग लड़ रहे हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। सऊदी अरब के जीजान की ऐसी हालत भारी बारिश की वजह से हुई है। खतरा अभी टला नहीं है। बाढ़ की ऐसी विनाश लीला देखने को मिल रही है जिससे सऊदी अरब में हर कोई सहम गया है। आसमान में बादल गरज रहे हैं, रोंगटे खड़े करने वाले बिजली कौंध रही है। विनाश के ऐसे सिग्नल सऊदी अरब ने पिछले कई सालों में नहीं देखा। भारी बारिश के बाद जीजान प्रांत में बाढ़ का पानी शहरों में घुस आया है और ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से डूब गया है। लहरों की रफ्तार इतनी तेज है कि सड़कों पर बने पुल भी सैलाब के आगे टिक नहीं पा रहे हैं। और रूस के वोल्गा में खतरनाक तूफान आया है। बेगिशिगो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इससे भारी तबाही मच गई। बेगिशिगो हवाई अड्डे के रनवे पर उड़ने लगे विमान। तिनकों की तरह हवा में उड़ता दिखा सामान और चारों तरफ अफरा तफरी देखी गई। रास्ते में आने वाली तूफान के रास्ते में आने वाली हर चीज तहस नहस हो गई। और ये देखिए, पार्किंग में खड़े विमानों पर भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिला है। आसपास के स्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा है और आप साफ तौर पर इस तूफान की अविश्वसनीय तस्वीरें देख सकते हैं जो कि रूस के एक एयरपोर्ट की है। और यहां पर किस तरह से बेगिशिगो हवाई अड्डे पर रनवे पर विमानों तक को नुकसान पहुंचा दिया और विमान भी हवा में गोते लगाने लगे। ये वो विमान है जो पार्किंग में खड़े थे, लेकिन तूफान इतना मजबूत था कि अपने सामने विमान को भी नहीं टिकने दिया। और उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। चारों तरफ तबाही जैसा माहौल है और इसके रास्ते में जो कुछ भी आया उन सबको ये अपने साथ उड़ा कर ले गया। और वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी का केंद्र है। प्रधानमंत्री दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। 65 साल बाद भारत में आयोजित 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। ICAE यानी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट सम्मेलन में कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। इस मौके पर पीएम ने कहा कि हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि सभी पदार्थों में अन्न श्रेष्ठ है, इसलिए अन्न को सभी औषधियों का स्वरूप, उनका मूल कहा गया है। हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों में कहा गया है, अन्नम ही भूतानाम ज्येष्ठम तस्मात् सर्वौषधम उच्यते। पीएम मोदी ने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में कृषि से जुड़ी शिक्षा और अनुसंधान से जुड़ा एक मजबूत इकोसिस्टम बना हुआ है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के 100 से ज्यादा रिसर्च संस्थान हैं। भारत में कृषि और उससे संबंधित विषयों की पढ़ाई के लिए 500 से ज्यादा कॉलेज और 700 से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो किसानों तक नई तकनीक पहुंचाने में मदद करते हैं। पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि दुनिया की खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए आज वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर का सिद्धांत बड़े काम आ सकता है। एक आज का समय है जब भारत ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, इसके सॉल्यूशन देने में जुटा है। भारत ने वन अर्थ, वन हेल्थ इनिशिएटिव भी शुरू किया। हम ह्यूमन, एनिमल्स और प्लांट्स की हेल्थ को अलग अलग नहीं देख सकते। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और फूड सिस्टम्स के सामने आज जो भी चैलेंजेस है, इनको वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर की होलिस्टिक अप्रोच के साथ ही निपटा जा सकता है। साथियों, एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी के सेंटर पे है।
तमिलनाडु के मंत्री एस शिवशंकर के एक बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। शिवशंकर ने भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया है। बीजेपी ने कहा है कि इस बयान से विपक्ष का हिंदू विरोधी चेहरा उजागर हो गया है। ராமன் இருந்ததற்கு வரலாறும் கிடையாது, ஆதாரமும் கிடையாது. அவர்களே அவதாரம் என்பார்கள். ஒரு அவதாரம் என்றால் பிறக்க முடியாது, அது கடவுள் என்று நாம் கொண்டாடுவது. கடவுளாக பிறந்து விட்டால் அவதாரமாக இருக்க முடியாது. எனவே நம்மை மயக்கி நம்முடைய வரலாற்றை மறைத்து यह तमिलनाडु सरकार के परिवहन मंत्री एस शिवशंकर। इन्होंने भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिया कि जिसके बाद से सियासी उबाल है। शिवशंकर ने कहा कि भगवान राम के अस्तित्व को साबित करने के लिए कोई पुरातात्विक सबूत या ऐतिहासिक रिकॉर्ड हमारे सामने नहीं है। उन्होंने कहा कि भगवान राम के इतिहास का पता लगाने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं। अगर राम अवतार होते तो उनका जन्म नहीं हो सकता था, अगर उनका जन्म हुआ तो वे भगवान नहीं हो सकते थे। बीजेपी ने इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अगर कांग्रेस पार्टी सच में इस मोहब्बत की दुकान को चला रही है तो बताइए कि ये शब्द मोहब्बत की दुकान से है या नफरत के भाईजाने, और क्या कांग्रेस पार्टी इनसे रिश्ता तोड़ेगी या कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की ताली के लिए हिंदुओं को गाली देती रहेगी। आईएएस की तैयारी कर रहे यूपी के बरेली की वाणी अवस्थी नाम की छात्रा ने दिल्ली सरकार और एमसीडी से भावुक अपील की है। 23 जुलाई को वाणी को जल जमाव की वजह से करंट लगा था। मैं किसी लाइब्रेरी किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, पर मैं दिल्ली गवर्नमेंट को ब्लेम करती हूँ कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट्स वहाँ पे दिल्ली को आईएएस फैक्ट्री कहा जाता है, पर वहाँ पे अगर देखा जाए तो स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं है। आईएएस का सपना देखने वाली वाणी की आवाज रुधि सी है। ये आवाज एमसीडी की आंख कान खोलने वाली है। ये वही लड़की है जो 23 जुलाई को करीब 5:45 बजे हादसे का शिकार हो गई थी। ये 23 जुलाई को हादसा हुआ है। लगभग 5:45 बजे के आसपास की घटना है। ये पूरे गेट में करंट आ रहा था and I had touched the biometric and suddenly after that I get a electric current. इसके साथ ही उसके सपने भी टूटते नजर आ रहे हैं। वाणी ने अपना दर्द बयान करते हुए कहा है, हर कोई दिल्ली में पीजी और रूम रेंट वहन नहीं कर सकता। ऐसे में कुछ लोग बाहर सस्ते में खाना देते हैं, उन्हें कोचिंग के आसपास से एमसीडी हटा देती है। दिल्ली के आशा किरण होम में जुलाई में हुई 14 लोगों की मौत के बाद प्रशासन एक्शन में है। सुबह से ही आशा किरण होम में एम्बुलेंस के आने जाने का सिलसिला जारी है। एम्बुलेंस में बीमार लोगों को बैठाकर अंबेडकर अस्पताल पहुंचा। के आशा किरण होम में जुलाई महीने में 14 मौत हुई है, जिनमें 6 पुरुष और 8 महिलाएं। आप देखिए लगातार यहां से एम्बुलेंस के निकलने का सिलसिला जारी है। एम्बुलेंस यहां पर आज सुबह से ये चौथी एम्बुलेंस है। इनमें बच्चे आपको कुछ लोग बैठे हुए नजर आएंगे। इनको यहां से ले करके जाया जा रहा है। आप देखेंगे सुबह से 4 एम्बुलेंस जा चुकी है और ये 5वीं थी, जबकि ये एक और छठी एम्बुलेंस। कहाँ पे ले जा रहे हैं बच्चों को? अम्बेडकर हॉस्पिटल। किस लिए ले जा रहे हैं? तबीयत खराब है। बच्चे खराब? कितने बच्चे हैं? तबीयत खराब है इसकी। कितने लोग बीमार हैं? ये एक है इसमें। क्या हो रहा है इनको? इनकी तबीयत खराब है इनकी। अच्छा, देख सकते हैं कि आप इनकी भी तबीयत खराब है और यहाँ से भी जो एक और हैं उनको ले करके अंबेडकर अस्पताल ले करके जा रहे हैं। फिलहाल सुबह से 10 बजे तक 5 एम्बुलेंस यहाँ से लोगों को ले जा चुकी है। आशा किरण होम, जिसमें जुलाई महीने में 14 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 6 पुरुष और 8 महिलाएं शामिल हैं, और फरवरी से अभी तक 25 लोगों की मौत इनमें हो चुकी है। सुबह से लगातार एम्बुलेंस के आने और जाने का सिलसिला जारी है। और वहीं आशा किरण होम में लगातार हो रही मौतों पर सियासत गर्म है। बीजेपी दिल्ली सरकार पर हमलावर हो गई है। वहीं एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा ने शेल्टर होम पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आशा किरण शेल्टर होम में 14 लोगों की मौत के बाद सियासत गर्म है। बीजेपी सरकार को घेरने में जुटी हुई है। बीजेपी ने इस घटना के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। ये हादसा भी ये बताता है कि दिल्ली की सरकार किस तरीके से हर मुद्दे पर लापरवाह और गैर जिम्मेदार सिद्ध होती जा रही है। निश्चित रूप से अब समय आ गया है कि जब कोई ना कोई सख्त निर्णय लेने होंगे जिससे दिल्ली के लोगों को इन सारी समस्याओं से बचाया जा सके। एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने शेल्टर होम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रेखा शर्मा ने कहा है कि शेल्टर होम में लोगों को फंगस लगा हुआ खाना खिलाया जा रहा था।
डॉक्टर ने जिनको रिकमेंड किया है अंडा और दूध, उनको ये एक बोल में जिसमें फंगस लगी हुई है खाने में, ये खाना खिलाया जा रहा है इनको। आप कहेंगे कि दाल में काला है, काली ही दाल है यहाँ। और धौलपुर कलेक्टर के आदेश के बाद राजस्थान में नया विवाद शुरू हो गया है। कांवड़िए अब डीजे नहीं बजा सकेंगे। कलेक्टर ने कांवड़ की ऊंचाई भी तय की। कांवड़ यात्रा के दौरान राजस्थान के धौलपुर में अब ऐसे डीजे की धुन नहीं बजेंगे। धौलपुर कलेक्टर श्रीनिधि बोटी ने इसके साथ कई और आदेश जारी किए, जिस पर नया विवाद शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से जिलों की सीमा में आने वाले कांवड़ियों पर यह सख्ती की गई है। गाइडलाइन के मुताबिक यात्रा के दौरान कांवड़िए अपने हॉकी, बेसबॉल स्टिक, तलवार, नुकीले भाले, लाठी डंडे जैसे हथियार लेकर न आए। यात्रा के समय मादक पदार्थों का सेवन न करें। कांवड़ की ऊंचाई 7 फीट से अधिक न रखें। आदेश के मुताबिक कांवड़ यात्री को 27 किलोमीटर की धौलपुर की सीमा में सभी आदेश का पालन करना होगा। यही नहीं, प्लास्टिक और प्लास्टिक से बने उत्पादों का प्रयोग न करने का भी आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें कि कांवड़िए प्लास्टिक के पात्रों में जल भरकर लाते हैं। प्रशासन के इस आदेश का बजरंग दल ने विरोध किया है। कोई कांवड़िया नहीं चाहता कि कहीं उपद्रव हो, लेकिन वो 300 किलोमीटर पैदल चल के आ रहा है और कहीं उपद्रवी बैठे हुए हैं, वो कांवड़ को अपवित्र कर देते हैं, तो उनको हाथ में डंडा लेके चलना पड़ता है। और अगर इसमें प्रशासन सख्त होता है तो हिंदूवादी सभी संगठन इसके विरोध में सड़कों पर उतरेंगे। और बरेली में कानून व्यवस्था की लापरवाही का एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है। इस मामले में सिरौली के इंस्पेक्टर समेत 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। क्या था पूरा मामला, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। धधकती हुई आग की लपटें, टूटी हुई ईंटों का अंबार, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। तस्वीरें जाहिर कर रही हैं कि लोग किस कदर उग्र थे। ये तस्वीरें 2 समुदायों के बीच भड़के तनाव की है। बताया जाता है कि सद्दाम नाम के युवक ने दूसरे समुदाय की एक लड़की को भगा ले गया, जिसके बाद गांव में तनाव फैल गया। आक्रोश इतना बढ़ा कि शिवनगर गांव में बवाल मच गया और फिर आरोपी सद्दाम के घर में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। लोग इस कदर गुस्से में थे कि उन्होंने पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। आक्रोश को देखकर सद्दाम का परिवार पड़ोसी इरशाद के घर में छिपा रहा। पुलिस पर आरोप है कि उसने रिपोर्ट नहीं लिखी और बिना रिपोर्ट लिखे सद्दाम के पास से 1 हफ्ते बाद लड़की को बरामद किया। आरोप है कि इंस्पेक्टर ने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की। लापरवाही के आरोप में सिरौली के इंस्पेक्टर लव सिरोही, एसआई सतवीर सिंह और बीट कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। मौके पर रात से ही पूर्ण रूप से स्थिति सामान्य है। लड़की के पिता की तरफ से एक तहरीर प्राप्त कर अभियुक्त सद्दाम के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। तोड़फोड़ की घटना के संबंध में भी पृथक से एक एफआईआर गंभीर धाराओं में दर्ज की गई है। जो भी लोग इस घटना में शामिल हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आतंकवाद के खिलाफ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कड़ा एक्शन लिया है। नार्को टेरर के आरोप में 6 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर एलजी प्रशासन ने नार्को टेररिज्म से जुड़े 5 पुलिसकर्मियों और 1 शिक्षक समेत 6 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इन सभी पर ड्रग्स बेचकर कमाए गए पैसों का टेरर फंडिंग में इस्तेमाल करने का आरोप है। जांच के बाद कहा गया कि पुलिसकर्मी सहित 6 सरकारी कर्मचारी नशीली दवाओं की बिक्री के जरिए आतंक के जुड़े मामलों में दोषी पाए गए, जिसके बाद एलजी मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाले प्रशासन ने इन कर्मचारियों को बर्खास्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 311(2)(c) का प्रयोग किया। एलजी ने कहा कि जांच के बाद पाया गया कि ये सभी पाकिस्तानी आईएसआई और उसकी धरती से संचालित होने वाले आतंकवादी संगठनों से संचालित नार्को टेरर नेटवर्क का हिस्सा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि वो मोदी सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। अब तक राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप में 50 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा चुका है। ये सभी आतंकी संगठनों और पाकिस्तान की आईएसआई के लिए काम कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से निपटने की तैयारी की जा रही। जम्मू कश्मीर पुलिस विलेज डिफेंस गार्ड को आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग दे रही है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये विलेज डिफेंस के गार्ड के जवान हैं। इन्हें ऑटोमेटिक हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये बीडीजी के सदस्य आतंकवाद से निपटने में सुरक्षा बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। इन गार्ड्स को और मजबूत करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस हथियार को कैसे हैंडल किया जाता है, इसके बारे में बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये लोग आतंक के खिलाफ
लगातार लड़ रहे हैं। खास तौर पे उन इलाकों में जहां पे लगातार आतंकी वारदातें देखने को मिल रही हैं। लगातार सुरक्षा बल जो हैं वो आतंक के खिलाफ महा ऑपरेशन चलाए हुए हैं ताकि जल्द से जल्द जितने भी आतंकी जम्मू संभाग के अलग अलग इलाकों में छुपे हुए हैं उनका जल्द से जल्द खात्मा किया जाए। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से वीडीजीज के ये जो लोग हैं इनको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है इस गन के बारे में कि ये किस तरीके की गन होती है, किस तरीके से इसको फायर करना होता है, किस तरीके से इफेक्टिव फायर इसका हो सकता है। और करगिल में एक बिल्डिंग गिरने से कई लोग घायल हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन कर 5 लोगों को बचाया गया। मलबे में अभी भी कई और लोगों के दबे होने की आशंका है। ये तस्वीरें करगिल की है, जहां कबाड़ी नाला इलाके में एक बिल्डिंग ढह गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बिल्डिंग गिरने के बाद सड़कें जाम हो चुकी हैं, मलबा बिखरा हुआ है। राहत और बचाव कार्य जारी है। इस बिल्डिंग में दबे 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, जिन्हें पास के अस्पताल में पहुंचाया गया है। बिल्डिंग गिरने की खबर मिलते ही लद्दाख पुलिस, भारतीय सेना, बासिजे इमाम, अलरिजा टीम और एमसी टीम मौके पर पहुंच गई। मलबे में दबे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि मलबे में कई और लोग दबे हो सकते हैं। फिलहाल मौके पर रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी है। यह हादसा सुबह करीब 3:45 पर तब हुआ जब बिल्डिंग के निचले हिस्से में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। हादसे के वक्त बिल्डिंग में कितने लोग मौजूद थे अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहाँ ऊंचाई पर इमारतें बनी हैं। नीचे सड़क किनारे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। इस हादसे के बाद डीसी कारगिल ने कहा है कि इमारत ढहने के कारणों की जाँच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। ब्रिटेन के 7 शहरों में दंगों की आग फैली है। साउथपोर्ट, हार्टलपूल, लंदन, सनलैंड, मैनचेस्टर, लिवरपूल में दंगाई उत्पात मचा रहे। देखिए लेटेस्ट रिपोर्ट। हर तरफ हाहाकार, आग के लपटें, धुएं का गुबार, बेकाबू हिंसा। तस्वीरें ब्रिटेन में जारी दंगों की। दंगों से सुलगते, जलते, बिलखते ब्रिटेन की इन तस्वीरों को देखिए। मंजर संडरलैंड सेंट्रल पुलिस स्टेशन में आगजनी का है। दंगाई की टोली ने पुलिस स्टेशन को फूंक दिया। पुलिस स्टेशन के अंदर जमकर तोड़फोड़ की गई। पुलिस और दंगाई में कई इलाकों में झड़प हुई। अब इन तस्वीरों को देखिए। ब्रिटिश पुलिस इन दंगाइयों को दबोच लिया है और इनकी जमकर पिटाई की। हिंसा की एक एक तस्वीरें डरावनी है। देखिए दंगाइयों ने पुलिस पर पत्थर और बोतलों की बौछार की। बेकाबू दंगाई कई इलाकों में पुलिस से भिड़ते दिखे। संडरलैंड और लीवर में हुई हिंसा की वजह से 50 से ज्यादा पुलिस वालों जख्मी हो गए, तो वहीं दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच संडरलैंड में दंगाइयों ने बीच सड़क पर एक कार को आग के हवाले कर दिया। पुलिस तमाशबीन बनी देखती रही। पुलिस के सामने ही कार धू धू कर जलती रही। बीते 4 दिनों में ब्रिटेन के 7 शहर दंगों की आग में झुलस रहे हैं। इन दंगों में अब तक 55 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, तो 120 दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया है। इन दंगों को लेकर ब्रिटेन के पीएम टॉमर ने अफवाह फैलाने पर चेतावनी दी है। अब खबर बांग्लादेश से, जहां एक बार फिर से हालात बदतर हो गए हैं। बांग्लादेश में फिर से गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। देखिए ये लेटेस्ट रिपोर्ट। सुलगता बांग्लादेश, हर तरफ कोहराम, गृह युद्ध जैसे मंजर। तस्वीरें बांग्लादेश के सिलकट की है। बांग्लादेश में फिर सिविल वॉर जैसे हालात बन चुके हैं। इस बीच सिलकट में प्रदर्शनकारी छात्रों पर बांग्लादेशी आर्मी सामने से गोली चलाती रही। प्रदर्शनकारी छात्रों को खदेड़ने के लिए सेना ने गोलियों की बौछार की। इन गोलीबारी में कई छात्र गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। बांग्लादेश के ढाका में भी प्रदर्शनकारी छात्रों पर फायरिंग की गई। ढाका में छात्रों पर सामने से गोली चलाई गई। पुलिस के इस गोलीबारी में कई छात्र जख्मी हुए हैं। ढाका में सरकार के खिलाफ फिर धरना, प्रदर्शन और हिंसा हो रही है। ढाका के सड़क पर हजारों प्रदर्शनकारी उत्पात मचा रहे हैं। शेख हसीना सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बांग्लादेश जो पिछले कुछ दिनों से करीब करीब शांत हो गया था, एक बार फिर वहाँ हालात बेहद गंभीर हैं। प्रदर्शनकारी अब हिंसा में मरने वालों के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर हुई हिंसा में अब तक 150 लोगों की मौत हो गई।